गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर मात्रक एवं मापन। अभी तक हमने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। इसके अलावा मैंने आपको मैथमेटिकल फार्मूला से रिलेटेड एक नया चैप्टर जो आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो मैंने कंप्लीट करवाया है क्योंकि उसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में अब हम आप ही की बुक का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। मापन का मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप सिंपल शब्दों में कहेंगे, आसान शब्दों में कहेंगे कि मापन का मतलब है किसी भी चीज का तोल, किसी भी चीज की लंबाई का मापना, चौड़ाई का मापना, उसको वजन नापना, ये चीजें मापन के अंदर आती है और डेफिनेटली इसी को हम मापन कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मापन है क्या, मापन है क्या, मापन क्या है। अगर मैंने आपसे कहा कि इस चौक की लंबाई कितनी है, इस चौक की लंबाई का मापन कीजिए, तो अब मापन क्या है। इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आती है कि भाई मापन है क्या। तो मापन को समझने के लिए हम यहां पर यह कह सकते हैं कि मापन की जब हम बात करते हैं तो मापन का मतलब एक तरह से होता है किसी भी राशि का किसी दूसरी राशि के साथ में कंपैरिजन करना। किसी भी राशि का किसी दूसरी राशि के साथ में कंपैरिजन करना मापन कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि इस चौक की लंबाई कितनी है, आपको इसकी लंबाई निकालनी है तो आपको इसकी लंबाई निकालने के लिए इसका मापन करना पड़ेगा, इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। किससे? स्केल से। आप स्केल लेंगे, स्केल से इसकी लंबाई नापेंगे और उसका कंपैरिजन करके बता देंगे कि सर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो आप उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किसकी सहायता से द्रव्यमान ज्ञात करोगे? किसी वेट की सहायता से, किसी वजन की सहायता से। तो आपने क्या किया, उस वस्तु के द्रव्यमान का कंपैरिजन, उसकी तुलना किससे करी? रखने वाले वजन से। 500 ग्राम है तो 500 ग्राम का वेट रख दिया, 1 किलो है तो 1 किलो का वेट रख दिया, 5 किलो है तो 5 किलो का वेट रख दिया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हो गया कि मापन का मतलब सीधा सीधा होता है कंपैरिजन, सीधा सीधा होता है तुलना से। यानी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना करना ही मापन है, पहली चीज। दूसरा वर्ड है यहां पर मात्रक। अब मापन की भी बात हो गई। मैंने आपसे कहा भाई इस चौक की लंबाई का मापन कीजिए, आपने कहा सर इसकी लंबाई है 20। ठीक है साहब, लंबाई है 20। अब मैं 20 से क्या समझूं? मैंने आपसे कहा किसी वस्तु का द्रव्यमान मापिए, आपने कहा सर वस्तु का द्रव्यमान है 50। क्या समझूं? तो ये आपने जो फिगर मुझे दी है ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ये अपूर्ण इंफॉर्मेशन है, अपूर्ण जानकारी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि नहीं सर इस चौक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो आई एग्रीड, आई सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि अब मुझे इस चौक के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि 20 और 20 सेंटीमीटर में किस चीज का अंतर आया? मात्रक का। यानी किसी भी वस्तु के मापन के लिए उसके मात्रक का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना मात्रक के आप उस वस्तु का मापन नहीं कर सकते। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर मात्रक और मापन, इन दो ही राशियों पर, इन दो ही चीजों पर कंसंट्रेट करेंगे और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला और सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं आपकी भौतिक राशियां। इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब भौतिक राशियां होती क्या है? ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, उन राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। जिन जिन राशियों को माप सकते हो आप, वो सारी राशियां किसके अंदर आ जाएगी? भौतिक राशियों में आ जाएगी। आप किसी वस्तु का द्रव्यमान माप सकते हो, आप किसी वस्तु की लंबाई नाप सकते हो, आप कोई समय माप सकते हो। तो ये सारी राशियां जो हैं, ये टेम्परेचर, ताप नाप सकते हो, आप धारा का मान नाप सकते हो। तो ये जितनी भी राशियां हैं जिनका मापन आप कर सकते हो, वो समस्त राशियां भौतिक राशियों के अंतर्गत आती है। तो अगर हम एक डेफिनेशन देते हैं कि भौतिक राशि किसे कहेंगे, तो हम कहते हैं ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, वेग, ये सब किसके अंतर्गत आती है? भौतिक राशियों के अंतर्गत आती है।
अब यहां पर बात की जाती है कि भौतिक राशियां तो हो गई, लेकिन भौतिक राशियों को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, मैं भौतिक राशियों को परिभाषित कैसे करूं, मैं भौतिक राशियों को डिवाइड कैसे करूं। तो जब इस चीज पर चर्चा हुई तो भौतिक राशियों को मुख्य रूप से दो राशियों में तोड़ा गया। तो भौतिक राशियों को जब हम मुख्य रूप से तोड़ते हैं तो दो राशियों में हम तोड़ते हैं। पहली राशि तो होती है आपकी मूलभूत राशि, इनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और सेकंड होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, अब मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? है दोनों प्रकार किसके हैं? दोनों प्रकार भौतिक राशियों के। तो अगर हम मूलभूत राशियों और व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं तो इनमें अंतर क्या है, ये होती क्या है? तो जब हम मूलभूत राशि की बात करते हैं तो ऐसी राशियां, मूल समझिएगा, मूल का मतलब क्या होता है? जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़, बेस। समझिएगा, एक एक चीज चल पकड़िएगा इसकी, मूल, जड़, बेस। तो इसका मतलब ऐसी राशियां जो जड़ वाली राशियां हैं, जो किसी भी फॉर्मूले की, किसी भी अवधारणा का मूल है, उसका बेसिक है, उसका फंडामेंटल है, उसे हम मूलभूत राशियां कहते हैं। जब हम मकान बनाते हैं तो मकान के अंदर सबसे पहले किस चीज का निर्माण करते हैं? मकान की नींव का। तो नींव क्या है? नींव मकान का बेस है, नींव मकान का फाउंडेशन है। अगर बेस मजबूत है तो उस पर बनने वाला मकान सालों साल चलेगा, और अगर बेस कमजोर है तो वो मकान कभी भी गिर सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम सोचें, समझें, तो हम क्या कहते हैं कि मकान किस पर डिपेंड कर रहा है? फाउंडेशन पे, नींव पे। नींव मकान पे डिपेंड नहीं करती है। तो मूलभूत राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, और जिन्हें किन्हीं अन्य राशियों की सहायता से उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता, उन्हें हम मूलभूत राशियां कहते हैं। आ रही बात समझ में? मूलभूत राशियां वे राशियां होती हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र हो, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करे, और जिन्हें किन्हीं अन्य राशियों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें मूलभूत राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय। कौन कौन बोला मैंने? द्रव्यमान, लंबाई और समय। मास, लेंथ और टाइम। मास को रिप्रेजेंट करते हो m से, लेंथ होती है l, टाइम होता है t। तो ऐसी राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं कर रही, जो पूर्णतया स्वतंत्र है, और जिन्हें हम अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं कर सकते, वो आपकी मूलभूत राशियां हैं। और भौतिक विज्ञान में मूलभूत राशियों के रूप में 3 राशियों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं: द्रव्यमान को, लंबाई को और समय को। एक 200 ग्राम की वस्तु को अगर मैं एक रूम से दूसरे रूम में ले जाता हूं, तीसरे रूम में ले जाता हूं, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, अंतरिक्ष मत सोच लेना सर अंतरिक्ष में ले जाओ, वहां तो ग्रेविटेशन है ही नहीं, तो भारहीन वस्तु हो जाएगी। मैं ग्रेविटेशन, अंतरिक्ष की बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी अर्थ की बात कर रहा हूं, पृथ्वी की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाता हूं तो क्या उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। वस्तु की लंबाई में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। समय में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। समय सिर्फ रोटेशन के हिसाब से ये कह सकता हूं कि पृथ्वी जब रोटेट होगी तो कंट्रीज में अलग अलग वो चलेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका समय चलेगा और उसके हमारे अकॉर्डिंग हमारा समय चलेगा। तो ऐसी राशियां जो परिवर्तनशील नहीं होती, जो फिक्स होती हैं, उन्हें हम मूलभूत राशियां कहते हैं। ओके,
अब दूसरी राशि पे हम आते हैं व्युत्पन्न राशि। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया नींव और नींव के ऊपर मकान। तो मकान सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रहा है? नींव पर। तो मकान किस पर डिपेंड हुआ? नींव पर। नींव क्या है? फंडामेंटल। तो मकान कौन हो गया? डिराइव्ड। मकान कौन हो गया? व्युत्पन्न। जो किसकी सहायता से खड़ा हुआ है? नींव की सहायता से खड़ा हुआ है। तो ऐसी राशियां जिनको उत्पन्न करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। कौन सी राशियां कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जिन्हें उत्पन्न करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता हो, जो बिना मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न नहीं हो सकती, जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है। अब व्युत्पन्न राशियों की जब हम बात करते हैं तो व्युत्पन्न राशियों में सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं यहां पर बात करूं तो लंबाई L से डिनोट होगी, मीटर होगा मात्रक, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होगा, यानी ये भी एक तरह से ये लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई का ही रूप है, ऊंचाई भी लंबाई का ही रूप है। और लंबाई क्या है? लंबाई आपकी मूलभूत राशियां। अगर ये लंबाई नहीं होती तो क्या आपका क्षेत्रफल होता? क्या नहीं होता। तो इसका मतलब क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर। लंबाई कौन है? मूलभूत राशियां। तो क्षेत्रफल कौन सी राशि बन गई? व्युत्पन्न राशि। बहुत सिंपल है। तो ऐसी राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे आयतन ले लो, आयतन में क्या होता है? आयतन के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या हो जाती है? ऊंचाई आ जाती है। यह आयतन हो गया। तीनों L का ही रूप है। अगर L नहीं होगा तो आयतन नहीं बन सकता। तो आयतन भी कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि ये मूल राशि पर निर्भर कर रही है। आप घनत्व ले लो, आप वेग ले लो। वेग क्या होता है? जैसे हमने फॉर्मूला लिखा चाल। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय। अब दूरी किससे प्रदर्शित होगी? दूरी किसका रूप है? लंबाई का। तो लंबाई के रूप में क्या लिखोगे? L। और समय किसका रूप है? T का। तो T, तो L और T दोनों कौन सी राशियां हैं? मूलभूत राशियां। तो चाल कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। चाल कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। तो यहां तक आने तक हमें यह समझना पड़ेगा कि मूलभूत और व्युत्पन्न में अंतर क्या है। व्युत्पन्न पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है मूलभूत। हर फॉर्मूले के अंदर मूलभूत राशि मिलेगी, और जिस फॉर्मूले के अंदर मूलभूत मिल गई इसका मतलब वो व्युत्पन्न है। क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मात्रक। मात्रक होता क्या है? मात्रक। अब अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या है? मात्रक है यहां पर किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का मापन करना है उसके लिए नियत किए गए मान को हम मात्रक कहेंगे। जैसे अगर मुझे इसकी लंबाई नापनी है तो मैंने इसके लिए किसका उपयोग किया? सेंटीमीटर का, मीटर का। लंबाई मापने के लिए क्या किया? मैंने एक नियत मान ले लिया। 15 सेंटीमीटर का स्केल ले लिया, उससे इसकी लंबाई नाप ली। 1 फुट का स्केल ले लिया मैंने, इससे उसकी लंबाई नाप ली। किसी वस्तु का वजन मापना है तो हमने फिक्स उसका कोई वजन ले लिया, वेट ले लिया, 500 ग्राम, 1 किलो ये ले लिया, उससे हमने उसकी लंबाई माप ली। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपने किसी भी वस्तु की लंबाई या उसका द्रव्यमान मापने के लिए क्या किया? आपने किसी दूसरी राशि से उसका कंपैरिजन कर दिया, तो आपने एक नियत मान ले लिया। तो नियत मान जो लिया जाता है वही उसका मात्रक कहलाता है। नियत मान के रूप में आप सेंटीमीटर ले सकते हो, नियत मान के रूप में आप केजी ले सकते हो, नियत मान के रूप में आप सेकंड ले सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मात्रक कहलाएंगे।
ठीक है, तो यानी ये कह सकते हैं हम कि किसी भी भौतिक राशि का अगर मुझे पूर्ण रूप से मापन करना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी बच्चे ने बोला कि इसकी लंबाई 20 है, तो मैं 20 से कुछ भी नहीं समझूंगा। तो अगर मुझे किसी भौतिक राशि का पूर्ण रूप से मापन करना है तो मुझे उस राशि के पूर्ण रूप से मापन के लिए उसके आंकिक मान के साथ साथ उसके मात्रक की भी आवश्यकता होगी। बिना मात्रक के मैं ये नहीं समझ सकता कि इसकी लंबाई कितनी है, और बिना आंकिक मान के भी मैं ये नहीं समझ सकता कि इसकी लंबाई कितनी है। आप दोनों चीजें समझिएगा। आप कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं सर, तो दोनों चीजें समझिएगा। एक बच्चे ने बोला कि सर इसकी लंबाई 20 है और एक बच्चे ने बोला कि सर इसकी लंबाई सेंटीमीटर है, मैं दोनों में ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे दोनों ही चीजें समझ में नहीं आ रही। एक ने बोला 20 तो 20 कितना, और एक ने बोला सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कितना। तो मात्रक है तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंकिक मान है तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर किसी ने बोला 20 सेंटीमीटर तो मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए उसके आंकिक मान के साथ साथ उसका मात्रक होना भी आवश्यक है। तो किसी भी भौतिक राशि का पूर्ण रूप से मापन तभी संभव है जब उसका आंकिक मान और मात्रक दोनों दिए गए हों। इसका मतलब आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर ये कहते हैं कि भाई मुझे किसी भौतिक राशि का मापन करना है, तो किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई कोई भौतिक राशि अगर मुझे मान लो इसी का मापन करना है तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज दैट मेरे को इसका वजन नापना है और मैंने 5 किलो का वजन ले लिया, 5 किलो का वेट रख दिया और इसको माप रहा हूं, तो मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा हूं। भाई इसका आकार देखना पड़ेगा, इसका आकार के हिसाब से मुझे वेट रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से किसी भी भौतिक राशि के मापन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपने मात्रक का चयन किया है वो मात्रक आपका सर्वमान्य हो। सर्वमान्य मतलब सब जगह एक जैसा चलता हो, ठीक है, उचित आकार का हो। आकार से मतलब अगर ये छोटा है तो इसी के जैसा वेट भी छोटा हो, ठीक है, सर्वमान्य हो, उचित आकार का हो। इसके साथ साथ हम यहां पर कह सकते हैं उचित परिमाण का हो। उचित परिमाण का मतलब उचित मान, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, उचित मात्रा का। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस मात्रक का आप चयन कर रहे हैं वो मात्रक सब जगह एक जैसा हो, सब उसे जानते हो, उचित आकार का हो, उचित मात्रा का हो। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि किसी भी भौतिक राशि का जो चयन किया गया है वो मात्रक, ताप, दाब, समय इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा मात्रक आप चयन कीजिए जो ताप, दाब, समय इनसे प्रभावित ना हो। मैंने कहा एक 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, अब उस 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ को मैं कहीं भी ले जाऊं उठा के, तो उस छड़ की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वो सेंटीमीटर एक सर्वमान्य मात्रक हो गया कि भाई आप सब जगह ले गए आप उसको, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ताप, दाब, समय इनका कोई प्रभाव अगर उसके ऊपर नहीं पड़ता तो वो जो मात्रक आपने चयन किया है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो चयनित मात्रक है वो सरलता से परिभाषित होना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि किसी को समझ में ही नहीं आए। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि इस जमीन की लंबाई 2.5 एकड़ है, अब उस एकड़ को आप बदलोगे बीघा में, बीघा से आओगे फिट में, फिट से आओगे सेंटीमीटर में या मीटर में, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो मात्रक ऐसा उठाओ जो सब समझते हो और बहुत सिंपल हो, यानी बहुत साधारण सा हो, सरलता से परिभाषित किया जा सकने वाला हो, ऐसा मात्रक हमें चयन करना है। क्लियर है? तो इन तीन चीजों का ध्यान हमें किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के चयन करते समय रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मात्रकों के चयन करते समय हमने सावधानियां तो पढ़ ली, लेकिन अब मात्रकों के चयन करते समय वैज्ञानिकों के सामने यह समस्या आने लगी कि भाई आज एक स्टूडेंट ने इस चौक को मापा 5 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट ने इस चौक को मापा 0.05 मीटर,
तीसरे स्टूडेंट ने इस चौक को फीट में माप दिया। तो कहने का मतलब मापा तो तीनों ने सही, लेकिन तीनों के मात्रक अलग अलग हो गए, तीनों के जो आंकिक मान थे वो अलग अलग हो गए। किसी का 5, किसी का 0.05, किसी ने फिट में नापा तो वो अलग आ गया। तो कहने का मतलब आंकिक मान अलग हो गए, मात्रक अलग हो गए। तो अब यहां पर वैज्ञानिक संगठन जो थे उनके सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि भाई अब इसको कैसे लिमिटेड किया जाए, सीमित किया जाए। तो उन वैज्ञानिक संगठनों ने मात्रकों के लिए 3 निश्चित पद्धतियां दे दी। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी इन मात्रक पद्धतियों की कि ये मात्रक पद्धतियां मूलभूत राशियों पर निर्भर करती थी। यानी ये मात्रक पद्धतियां द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर कर रही थी। ये मात्रक पद्धतियां एम, एल और टी पर निर्भर कर रही थी। तो इन एम, एल और टी के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने भी अपनी मात्रक पद्धतियां दी और उन्होंने मुख्य रूप से 3 मात्रक पद्धतियां हमें प्रदान की, जिनकी सहायता से उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप 3 में से किसी भी एक मात्रक पद्धति का आपकी सुविधा के अनुसार चयन कीजिए और उससे आप अपना काम कंप्लीट कीजिए। तो अब वो 3 मात्रक पद्धतियां क्या क्या थी वो हम देखते हैं। और ये तीनों मात्रक पद्धतियां एम, एल, टी पर डिपेंड कर रही थी, ध्यान रखना। CGS, FPS, MKS। ठीक है, अब CGS का मतलब क्या हुआ? CGS, तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये तो हो गई आपकी मात्रक पद्धति, ये है आपकी प्रदर्शन प्रणाली कि इसको प्रदर्शित कैसे करोगे। तो C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। अगर इन्हें चिन्हों के रूप में परिभाषित करें तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दूसरी पद्धति, अब देखो सेंटीमीटर लंबाई, ग्राम द्रव्यमान, सेकंड समय। अब हम आते हैं FPS पे, फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, तो फुट, FT, पाउंड और सेकंड। तो कहने का मतलब वापस यहां पर क्या हो गया कि यहां अगर हम बात करते हैं तो फुट लंबाई को दिखा रहा है, पाउंड द्रव्यमान को दिखा रहा है, सेकंड समय को दिखा रहा है, तो वापस वही MLT हो गया। तीसरा और इंपॉर्टेंट MKS जो मैक्सिमम जगह काम आता है। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब अगेन सेकंड। तो मीटर, M, kg और S। तो ये वैज्ञानिकों ने ये 3 मात्रक पद्धतियां हमें प्रदान की और उन्होंने ये कहा कि भाई आप इन 3 मात्रक पद्धतियों को काम में लीजिए और काम में लेकर अपने काम को आसान कीजिए और अपने काम को आसान करके आप आसानी से इनमें से कोई सी भी एक मात्रक पद्धति को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने हमसे ये तो कह दिया, लेकिन जब हमने इनमें से इन मात्रक पद्धतियों को उपयोग लेना शुरू किया तो वापस कॉम्प्लिकेशन आने लगे। वापस कॉम्प्लिकेशन कैसे आने लगे? क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इन्हें सर्वमान्य कर दिया तो सर्वमान्य करने के बाद में अब हमारे ऊपर ये फाउंडेशन नहीं थी कि हम किस मापन को किस पद्धति से करें, ये फाउंडेशन हमारे ऊपर नहीं थी। तो वापस वही चीजें होने लगी कि सबने अलग अलग पद्धतियां अडॉप्ट कर ली तो एक ही राशि के अलग अलग मान आने लग गए। तो यहां पर ये एक और कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो अब इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए फिर वैज्ञानिकों ने अपने संगठन के अंदर चर्चा की और चर्चा करके सर्वमान्य रूप से एक नई पद्धति का आविष्कार किया जिसे हम कहते हैं SI पद्धति। 10th के अंदर साइंस में आपने पढ़ा होगा कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, यह वर्ड आया हुआ SI मात्रक। तो वैज्ञानिक संगठनों ने क्या किया? वैज्ञानिक संगठनों ने इन तीनों प्रणालियों को मर्ज कर दिया और इन तीनों प्रणालियों को मर्ज करके एक नई पद्धति दी जिसे हम SI पद्धति कहते हैं। इसको हम बोलते हैं SI पद्धति।
यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है एसआई पद्धति की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वैज्ञानिकों ने जब एसआई पद्धति दी तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो एसआई पद्धति है ये एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित रूप है, ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। तो यहां पर जो वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा कि एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप, यानी ये हो गया आपका मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, अब एमकेएस पद्धति का जब ये परिवर्तित रूप हो गया तो एमकेएस पद्धति, देखिए जब भी किसी चीज का मॉडिफिकेशन होता है, जब भी किसी चीज को चेंज किया जाता है, जब भी किसी चीज का नया रूप लिया जाता है तो उसको ऐसा कैसे तो रखा नहीं जाता। आज जब मोबाइल के नए वर्जन आते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, रैम चेंज कर देते हैं, मेमोरी चेंज कर देते हैं, स्क्रीन बढ़ा कर देते हैं, कैमरे की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, तो मॉडिफाई फॉर्म हो जाता है। एक ही कंपनी के अलग अलग मॉडल आते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने एक नई पद्धति दी, एसआई पद्धति दी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये एमकेएस पद्धति का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो एमकेएस पद्धति 3 भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रही थी, एमएलटी। तो जब यहां पर उन्होंने एसआई पद्धति बनाई तो अब उन्होंने एसआई पद्धति में 3 मूलभूत राशियों को भी बढ़ा दिया, इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। और इसमें मॉडिफिकेशन करके उन्होंने 3 भौतिक राशियों के स्थान पर 7 भौतिक राशियां कंसीडर कर दी। कितनी भौतिक राशियां कंसीडर कर ली? 7। तो वो 7 मूल राशियां, तो इसका मतलब अब अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अंदर आपकी 7 मूलभूत राशियां काम में आ गई। तो वो 7 मूलभूत राशियां कौन कौन सी थी वो हम देखते हैं यहां पर। सबसे पहली तो वही रखी उसने, द्रव्यमान। मात्रक था इसका किलोग्राम और चिन्ह केजी। दूसरी भौतिक राशि पे हम आते हैं लंबाई, मात्रक मीटर, चिन्ह स्मॉल एम। तीसरी भौतिक राशि पे हम आते हैं समय, मात्रक सेकंड और चिन्ह एस। चौथी भौतिक राशि पे आते हैं हम ताप। अब ये नई भौतिक राशि जुड़ी, ताप का मात्रक पढ़ा है आप लोगों ने, केल्विन के। इसके बाद में 5वीं भौतिक राशि पे आते हैं धारा, धारा का मात्रक एम्पियर ए। 6ठी भौतिक राशि पे हम आते हैं पदार्थ की मात्रा, 9th केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ा होगा, मोल, अगर आपने नाम सुना हो तो, मोल। और इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं मोल, MOL से। और जो 7वीं भौतिक राशि थी, 7वीं भौतिक राशि थी प्रदीपन तीव्रता। तो प्रदीपन तीव्रता की जब हम बात करते हैं तो प्रदीपन तीव्रता का जो साइंटिस्ट ने मात्रक दिया वो था कैंडेला, और कैंडेला को हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से। अब यहां पर साइंटिस्ट ने यह कहा कि भाई कैंडेला मात्रक कैसे आया, तो कैंडेला रिलेटेड है कैंडल से। तो यहां पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर हम कैंडल को देखते हैं तो कैंडल के अंदर की जो लो है, कैंडल के अंदर की जो फ्लेम है, उस फ्लेम का जो मध्य भाग होता है वो अत्यधिक तीव्र होता है। उसकी जो लाइट होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो तीव्रता होती है वो अत्यधिक होती है। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने का जो मात्रक था वो मात्रक उन्होंने क्या रखा, कैंडेला। दैट मीन्स प्रकाश की तीव्रता को हम यहाँ पर प्रदीपन तीव्रता कहते हैं। और उस कैंडेला को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर CD से। तो SI पद्धति में ये 7 भौतिक राशियां आपको दी गई। अब इन 7 भौतिक राशियों के साथ साथ 2 पूरक राशियां और यहां पर साइंटिस्ट ने आपको दे दी, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SI पद्धति में कुल राशियां कितनी, तो कुल राशियां थी 9। 7 तो थी आपकी मूलभूत और 2 थी आपकी पूरक। तो 2 जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी आपकी, यहां पर हम बात करते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो 2 जो पूरक राशियां थी, पूरक राशियां, जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कौन कौन थी? पहले तो था आपका समतल कोण, बहुत ध्यान समझिएगा, पहला तो था समतल कोण। समतल कोण किसे कहते हैं? जो 2D में बनता है। 2D क्या मतलब? दो अक्षों के मध्य बनने वाला कोण समतल कोण कहलाता है। जैसे आपने कोण बना रखे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये कोण कौन से कोण कहलाते हैं? समतल कोण कहलाते हैं। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या मात्रक होता है? रेडियन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम RD से। दूसरा जो आता है वो होता है आपका समतल कोण के बाद में ठोस कोण, जिसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, अभी फिजिक्स जब हमने स्टार्ट किया तो पढ़ना आप शुरू करेंगे वृत्त और गोले में क्या अंतर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं वृत्त और गोले में क्या अंतर है, तो एक छोटा सा अंतर निकल के आता है कि वृत्त का आयतन नहीं निकलता जबकि गोले का आयतन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि गोला 3D है, त्रिविमीय है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये कह सकते हैं हम कि उसके अंदर होती है। तो इसलिए जितनी भी 3D चीजें होगी जिनमें 3 अक्ष होंगे उन वो हमेशा ठोस कोण बनाएगी। और ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या मात्रक होता है? स्टेरेडियन। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं SR से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम रेडियन और स्टेरेडियन की बात करते हैं तो ये जो दोनों राशियां हैं, ये दोनों राशियां कौन सी राशियां हो गई? ये दोनों राशियां हो गई आपकी पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी राशियां हो गई? 9 राशियां। अब जब ये वैज्ञानिकों ने SI पद्धति दे दी तो अब इस SI पद्धति की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रही होगी, कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होगी। तो सबसे पहली विशेषता क्या थी कि इस पद्धति में एक राशि के मापन के लिए केवल एक ही मात्रक आवश्यक था। तीनों पद्धतियां हटा दी तो अब आपको सिर्फ एक ही मात्रक काम में लेना है, जो MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। जो मात्रक हमें दिए हुए हैं वही मात्रक आपको काम में लेना है। तो एक भौतिक राशि के मापन के लिए केवल एक ही मात्रक की आवश्यकता होती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये थी कि इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक केवल मूल मात्रकों के गुणा एवं भाग करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी जो भौतिक राशियां हैं इनके जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल राशियों के मात्रकों को गुणा या भाग करके प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्या है? मूल राशि। तो मीटर और मीटर को गुणा किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया तो गुणा किया आपने। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन तो kg पर मीटर क्यूब हो गया। वेलोसिटी वेग मीटर पर सेकंड हो गया तो भाग दे दिया आपने। तो मूल राशियों के मात्रकों का गुणा या भाग करके आप व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को इस पद्धति में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसकी सेकंड विशेषता थी। इसके अलावा इसकी जो थर्ड विशेषता थी ये है कि इस मात्रक पद्धति में जो हम मात्रक की बात करते हैं वो मात्रक कह सकते हैं हम कि यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है सार्वत्रिक होते हैं, एक ही होते हैं, मतलब उस मात्रक को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये 3 क्वालिटीज थी जो यहाँ पर हमारे SI पद्धति की तीनों क्वालिटीज थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज और बात करते हैं कि विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। तो इस विमा या इस डायमेंशन वाले टॉपिक को जब हम विमा स्टार्ट करेंगे, तो मैं विमा को इसलिए अभी ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि विमा बहुत वाइड टॉपिक है, तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा विमा को। तो विमा और विमीय समीकरणें जितनी भी होंगी ये मैं सिर्फ बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको बोर्ड से ही आपकी कॉपी में नोट करनी है, इसकी मैं PDF नहीं भेजूँगा। तो बेटा जितना मैंने पढ़ाया उसको पढ़िएगा, समझिएगा, जो मैंने PDF भेजी है उसको देखिएगा और कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।